वेलकम बैक। चलिए आपको सीधे ले चलते हैं। इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी क्या कुछ कह रहे हैं। क्या कर दिया हमारे कुछ पैसों को वे अपने बच्चों की बेहतर देखभाल में लगा सकेंगे और ये भी मोदी की गारंटी है जिसे हमने पूरा किया है। इसलिए मैं कहता हूं कि मोदी की गारंटी यानी गारंटी पूरा होने की गारंटी। साथियों, इस पूरे अभियान में पूरी सरकारी मशीनरी, सरकार के कर्मचारियों की बड़ी भूमिका है। मुझे याद है कुछ वर्ष पहले ग्राम स्वराज अभियान के तौर पर इस तरह के बहुत सफल कोशिश हुई थी। वो अभियान 2 चरणों में देश के लगभग 60,000 गांवों तक हमने चलाया था। सरकार अपनी 7 योजनाएं लेकर गांव-गांव गई थी, लाभार्थियों तक पहुंची थी। इसमें आकांक्षी जिलों के भी हजारों गांव शामिल थे। अब उस सफलता को सरकार ने विकसित भारत संकल्प यात्रा का आधार बनाया है। इस अभियान से जुड़े सरकार के सभी प्रतिनिधि देश सेवा का, समाज सेवा का बहुत बड़ा कार्य कर रहे हैं। पूरी ईमानदारी से डटे हुए गांव-गांव तक पहुंचते रहिए। सबके प्रयास से विकसित भारत संकल्प यात्रा पूरी होगी। और मुझे विश्वास है कि जब विकसित भारत की बात करते हैं तो मेरा गांव आने वाले वर्षों में कितना बदलेगा ये भी आपको तय करना है। हमारे गांव में भी इतनी प्रगति होनी चाहिए, तय करना है। हम सब मिलकर के करेंगे ना, हिंदुस्तान विकसित होकर रहेगा, दुनिया में हमारा देश काफी ऊंचा होगा। फिर एक बार मुझे आज सबसे मिलने का अवसर मिला, बीच में कभी मौका मिलेगा तो मैं दूर से आपसे जुड़ने के प्रयास करूंगा। आप सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तेलंगाना किसका, इस पर लगातार चर्चा हमारी चल रही है। हमारे साथ तमाम अतिथि मौजूद हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अश्विनी शाही हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी की ओर से, और साथ ही साथ रत्नेश जी भी कांग्रेस की ओर से हैं। चलिए रुख कर लेते हैं। रत्नेश जी, देखिए जिस तरीके से आप लगातार आरोप भी लगा रहे हैं, कह रहे हैं परिवारवाद भी है, तमाम चीजें हैं, लेकिन जो कोर मुद्दे हैं वो बीजेपी और कांग्रेस के, क्या कोर मुद्दे इस वक्त आप लेकर सामने आए हैं, जरा उस पर रुख करिए। देखिए, मैं कोर मुद्दे कई बार गिना चुका हूं। मैं बार बार ये चाहता था कि कोर मुद्दों पे डिबेट हो। हाँ। हमने तो कहा कि भाई महिलाओं को 2500 रुपये प्रतिमाह, उनको आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए। रायतू भरोसा के तहत हम किसानों को 15,000 रुपये हर साल देंगे। खेतीहर मजदूरों को हम 10,000 रुपये वार्षिक देंगे। चेउता एक हमारी योजना है जो हम लागू करेंगे, उसके तहत हम 4,000 रुपये की सामाजिक पेंशन देंगे और 10 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा देंगे। महिलाओं को बस में फ्री यात्रा देंगे। और तीसरी सबसे बड़ी, चलिए जो बड़ा जो कॉन्फिडेंस जो आप में आ रहा है, क्या माने जो आप कर्नाटक का चुनाव जीते और जिस तरीके से राहुल गांधी ने पूरी मशक्कत भी करी और उनकी काबिल तारीफ करी जाएगी भारत जोड़ो यात्रा की, उसी का परिणाम है जो आप में जोश दिखाई दे रहा है, क्या माने से? देखिए, हम आपको एक चीज बता दें, अगर कोई भी व्यक्ति है, अगर वो सीधे जनता से कनेक्ट करता है, जनता के बीच रहता है, तो उसमें लीडरशिप के गुण स्वतः आ जाएंगे, स्वतः जनता उसे अपना नेता मतलब आप ये मान रहे हैं पहले नहीं थे? नहीं, पहले भी थे, लेकिन उसमें निखार आया है। और राहुल गांधी जी, मैं तो कहता हूं कि भाई अगर जनता के लिए हम जनता की बात करते हैं ना, तो जनता के बीच रहते हैं। तीसरी मर्तबा आएंगे केसीआर जी आए तो? नहीं, पता है ना आपको? केसीआर जी अब नहीं आ रहे, अब नहीं आ रहे। इससे पहले आप क्या कर रहे थे अश्विनी जी? नहीं आ रहे। अश्विनी जी, मुझे कंप्लीट तो मेरा सवाल तो कंप्लीट हो जाए। हाँ बोलिए, मेरा जवाब तो कंप्लीट हो जाए। बोलिए। देखिए, केसीआर जी नहीं आ रहे। और तीसरी बात, मैं बार बार कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और भारतीय जनता पार्टी के नेता ये बता दे, अब बता रहे हैं ना, मैं वहीं तो आ रही हूँ। तो बता दीजिए, बेरोजगारों के लिए आपके पास अश्विनी जी क्या मुद्दे बताइए, महिलाओं के लिए आपके पास क्या है, बुजुर्गों के लिए आपके पास क्या है, जनता के बीच शिक्षा के लिए आपके पास ठीक क्या है, है, आ गई मजदूर के लिए आपके पास आ क्या गई ना है, बात, किन चीजों पे जा रहे हैं? चलिए अश्विनी जी सुनी लिया होगा आपने। मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, मेरी जरूरत ही नहीं है, सुनी लिया होगा जी, बोलिए। जी जी, दीपिका जी, देखिए रत्नेश भाई, देखिए बड़े ऊर्जावान व्यक्ति हैं, अभी युवा हैं, ऊर्जा होनी चाहिए, मगर यही ऊर्जा वो 53 साल के युवा में थोड़ा सा अब खत्म होता हुआ लग रहा है, ये दिखाई दे रहा है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो मुद्दे हैं, हम महिलाओं को नौकरी की बात करते हैं, हम वहाँ के किसानों के लिए धान का 3100 रुपए की हमने बात की, उज्ज्वला में 4 सिलेंडर फ्री की बात हमने की, यूसीसी हम लागू करने की बात वहाँ कर रहे हैं, जो कि विसंगति है, ये लोग वहाँ पर जो है लागू नहीं है।
धर्म के आधार पर जो आरक्षण ये लोग दे रहे हैं उसको हम समाप्त करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, बिटिया जब पैदा होगी तो उसके नाम से FD 2 लाख जो करने की बात कर रहे हैं, जब वो 21 साल की होगी तो 2 लाख रुपया मिलेगा। हम किसी को ऐसा नहीं दे रहे हैं कि आज ही हो जाए, 21 साल की जब होगी उस समय आवश्यकता पड़ती है, एक गरीब परिवार की बिटिया को उसको 2 लाख रुपया मिलेगा। ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि वहां पर 2-4 बातें जो अभी कही गई, रत्नेश भाई भी कह रहे थे कि मुद्दों की बात, और दीपिका जी आपने कहा वो बात मैं जरूर यहाँ दोहराना चाहूंगा कि पहले नहीं अब कहा जाने लगा है कि त्रिकोणीय लड़ाई है। हाँ। और भारतीय जनता पार्टी, फिर से मैं दोहरा रहा हूं अपनी बात को, कि नॉर्थ तेलंगाना में अब कब 4 सीट, अश्विनी जी, अब कब जब हाँ, केटी रामाराव मिल के आए दिल्ली में, उसके नहीं बाद नहीं, से कहा नॉर्थ जाने लगा। तेलंगाना, नॉर्थ नहीं, तेलंगाना अब क्या? चुनाव आ गया है। हाँ। चुनाव के समय और हाँ। आपको 3 तारीख को इसका रिजल्ट पूजा जी दिख जाएगा। हाँ। अब की बात ये है कि हम कहीं नहीं थे। हाँ। हमने 18 में 7% वोट मिला, हमको 19 में 13% बढ़कर 20% वोट मिला, और ये 48 सीटें हमने तेलंगाना के उसमें जो है हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में जीती। हाँ। और नॉर्थ जो तेलंगाना है वहाँ 4 सीटें हमारी MP की हमने जीती 18 के बाद 19 में ही। हाँ। तो अब वहां पर हम देख रहे कांग्रेस के तो जो जीते वो चले गए BRS में। हाँ। आज के दिन में हम लोग जो लड़ रहे हैं, जो हम वहां पर जो है 2 चुनाव, एक रेवंता रेड्डी के खिलाफ हमारे जो लड़ रहे हैं वो लेकिन लोकल जो है वहां आपकी के, ही इसलिए पार्टी वो से भारी जा पड़ रहे रहे हैं हैं। ना, वो आपकी पार्टी से जा रहे हैं ना, वही बड़ा आरोप लगा रही थी अभिनेत्री की। उन्होंने आरोप लगा दिया यहाँ पर कि भ्रष्टाचार का जिक्र तो आप कर रहे हैं, लेकिन भ्रष्टाचार यदि आप कविता का नाम सामने आता है, मुख्यमंत्री की बेटी का नाम सामने आता है, तब आप चुप हो जाते हैं। ऐसा क्यों? कहाँ चुप हो जाते हैं? KTR वहां बुलाया गए, गया, मिले। यही हाँ। कांग्रेसियों ने, नहीं, दीपिका जी, हाँ। यही जो इंडिया अलायंस के लोगों ने दीपिका को जब बुलाया गया, सॉरी वो कविता जी को जब बुलाया गया वहां से, तो लोग कहा गया कहा ये कि ये लोग कांग्रेस रही गलत है, कर रहे KT हैं। रामाराव जाके मुलाकात करके आए और तभी से मामला शांत हुआ, तभी सब कुछ शांति हुई है। एक मुख्यमंत्री क्या अपने गृह मंत्री से नहीं मिलेगा, प्रधानमंत्री से नहीं मिलेगा? अच्छा। ये कैसी बात करती हैं आप? देश है अपना, एक फेडरल व्यवस्था बेटे है ना, यहाँ, उसको बेटे है ना। विश्वास भरोसा तो करना पड़ेगा ना। हाँ, बेटे है ना, बेटे मुलाकात करके वो आए तो थे ना। देखिए कर्नाटक चुनाव, 1 मिनट हमारी बात पूरी हो जाए। कर्नाटक में चुनाव जीतने के पहले वादे करती है कांग्रेस, हिमाचल में वादे करती है कि हम ये देंगे वो देंगे, लेकिन देखिए अश्विनी जी, ये तो बिजली का आप बिल बढ़ मानते जाता हैं है, ना डीजल का दाम बढ़ BJP जाता को है। कर्नाटक में सर आपके वादों ने काम क्यों नहीं किया? सर सरकार तो आप ही की थी, आपके वादों ने काम क्यों नहीं किया? कर्नाटका ले लीजिए, तेलंगाना ले लीजिए, आंध्र प्रदेश ले लीजिए, ये तमाम ऐसे राज्य हैं। सर सुनिए, मैं पहले मेरा पूरा हो जाने दीजिए सर, उसके बाद आप क्रॉस क्वेश्चन भी कीजिए और फिर आप जवाब भी दीजिए। तेलंगाना समेत तमाम ऐसे राज्य हैं जहां पर हिंदू मंदिर सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा रिलीजन को फॉलो किया जाता है। योगी जी से आप प्रचार करवाते हैं, हेमंत बिस्वा शर्मा जाकर के वहां पर गुणगान करके आते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी का खाता नहीं खुलता है। इसका मतलब कुछ तो फैक्टर है जिसको आप क्रैक नहीं कर पा रहे हैं सर। देखिए, खाता नहीं खुलने वाली बात तो एकदम नहीं है। तेलंगाना में हमारे 4 MP, 1 MLA, कर्नाटका में हमारी सरकार रही है, अभी हमारा 36% वोट इंटैक्ट है। तमिलनाडु में हमारा वोट परसेंटेज बढ़ रहा है, केरला में हमारा वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। हम जहां नहीं थे, वोट परसेंटेज बढ़ रहा है। मैं पहले बात भी जिक्र कर चुकी हूँ, ये बहुत अच्छी बात है। 2018 की विधानसभा चुनाव के बाद 2019 का चुनाव आता है, आपका वोट परसेंटेज बढ़ा है, लेकिन यहाँ पर बहुत गंभीर आरोप भी लगे हैं। राहुल गांधी ने तो साफ तौर पर यूं कहे खुले मन से कह दिया, ओवैसी KCR दोनों बीजेपी के यार। ये क्यों हो रहा है? जमानत पर छूटा हुआ भ्रष्टाचारी क्या आरोप लगा सकता है? वही तो लगा सकता है, किसके कौन यार। वो ओवैसी जी जवाब दे, उनका भारतीय जनता पार्टी को जवाब देने की जरूरत नहीं है। उनको उनकी पार्टी गंभीरता से नहीं लेती है। आप लोग कहाँ गंभीरता से ले रही हैं? गंभीरता से लेती तो यही होता, लेकिन आज स्थिति जो है बदली हुई है। चलिए ये जवाब अब यही दे देंगे। गंभीरता का जिक्र किया तो जाहिर सी बात है रत्नेश जी बोलेंगे। रत्नेश जी बोलिए। दीपिका जी, हाँ, कौन किसको गंभीरता से लिया जाता है, किसको नहीं लिया जाता है, पनौती लग गई होगी तो बात अलग है। ठीक है सर, एक नोटिस आ गया है सर। अरे अब मैडम क्यों सुनिए, तो आप मैंने अपने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने नाम नहीं लिया पूजा। चलिए PCR से मेरे पास कमांड आ रही है। तमाम दिग्गजों ने मतदान किया। रुकिए रत्नेश जी, तमाम दिग्गजों ने मतदान किया है, जरा उनको सुन ले, उनका क्या कुछ कहना है। मैंने किसी का नाम ही नहीं। ठीक है, ठीक है। Well, United Nations recognized the development model of Telangana. Oxford University recognized the development model of Telangana
If Rahul Gandhi does not understand the reports of United Nations and Oxford, it is up to him and his party's team to understand and tell him that this is recognized and acknowledged worldwide. Just to make a political allegation, Rahul Gandhi ji should not do it. He should stop conning and lying to the people of this nation, because everywhere he went and made tall promises, he failed those states miserably, starting from Rajasthan to Karnataka to Madhya Pradesh. So the people of Telangana will not believe him. Very confident we are going to hit a century. I'll see you back on the 3rd. सबसे अनुरोध करना चाहता हूँ, उसको ठोकर करो, इसको ठोकर मारो, पैसे को लिखकर को। आपका मन में क्या चाहिए, आपको मन क्या चाहते हैं, व्यक्ति कैसा है, पार्टी कैसा है, ये देख के वोट डालना। लिकर से, शराब से, पैसे से वोट कभी नहीं डालना। भगवान आपको यह अधिकार दिया है, आपका मन के विचार के आधार पर वोट डालिए। एक अच्छे सरकार लाने के लिए सभी लोगों का जिम्मेदारी है। आप बाहर आकर अपना वोट को इस्तेमाल करते हुए अच्छे एमएलए को, अच्छे सरकार को लाने के लिए पूरा सभी लोग मन से सोचकर प्रयास करना चाहिए, आगे वोट डालना चाहिए। सभी मेरे निजामाबाद के पार्लियामेंट के मेरे भाई बहन सब बाहर निकलिए, सादा संख्या में वोटिंग में पार्टिसिपेट करिए और अपना जो लोकतंत्र है उसको और मजबूत करिए। चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हाँ रत्नेश जी, आप पे आएंगे, आप बहुत जल्दी उत्सुक हैं, कुछ कहना चाहते हैं, जरा बताइए। देखिए, और देश कितनी गंभीरता से लेता है या नहीं लेता है, ये देश की जनता जल्दी बता देगी। किसको गंभीरता से लिया जा रहा है, 2 प्रदेशों के चुनाव में हमें गंभीरता से लिया गया कि नहीं लिया गया, ये बताता है। और एक चीज और, यूट्यूब पे प्रधानमंत्री जी जब बोल रहे थे और राहुल गांधी जी बोल रहे थे, प्रधानमंत्री जी के बोलने पर कितने व्यूज है और राहुल गांधी जी के वीडियो पर कितने व्यूज है, देश की जनता डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सुनती है लोगों को। एक चीज और, एक चीज प्लीज, अब एक सवाल मेरा, अभी एक चीज मैं कंप्लीट कर लूं। अभी अश्विनी शाही जी बार बार कह रहे हैं कि 3100 रुपए एमएसपी देंगे। भैया यूपी, एमपी, उत्तराखंड, हरियाणा और अरुणाचल के किसानों ने क्या अपराध किया है? अब जरा ये अरे अभी तेलंगाना पे जिक्र, अभी क्यों नहीं 3100 अभी तेलंगाना पे फोकस नहीं मैडम गलत बात है, आप करके बताइए ना। ये इन रत्नेश जी जरा रुकिए, अब मेरा सवाल, अब मैं भी बोलूं, इस क्षेत्र के किसानों से क्या दुश्मनी ठीक है? है, किसानों का जिक्र हुआ, किसानों का क्या दुश्मनी है बीजेपी की? किसानों का जिक्र कर रहे हैं आप। अरे अब सुनिए रत्नेश जी, किसानों के लिए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का गठन करने की बात करी है प्रधानमंत्री मोदी ने। रत्नेश जी, ठीक है, अब बताइए, हल्दी का जिक्र तो पता है आपको, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन की बात कही मैडम। हाँ, अब बताइए, इस पे बताइए क्या कहेंगे आप। देखिए दीपिका जी, वो कोई भी बोर्ड का गठन कर सकते हैं। हाँ, वो राष्ट्रीय पनौती बोर्ड का भी गठन कर सकते हैं। रत्नेश जी, उस पे नहीं आते, आप इसका बताइए। इसके लिए आप जो बोल रहे बीजेपी नहीं कर रही है, राष्ट्रीय बोर्ड का गठन किया गया है, इस बारे में क्या कहेंगे आप? मैं वही तो कह रहा हूँ कि भैया तेलंगाना में तो आपकी सरकार आ नहीं रही, रत्नेश जी मेरी तो बात कम से कम यूपी के लोगों को दे दो। भैया यूपी में तो धान अच्छा खासा पैदा अरे होता है। अभी तेलंगाना का पूछ रहे थे ना, मैं वही तो आप तेलंगाना पूछ रहे थे ना। अरे तो वही तो पूछ रहा हूँ कि भैया अश्विनी जी बताएंगे, आप चलिए अश्विनी जी बताएंगे, कोविड के बाद से, कोविड के बाद से, अपराध किया कोविड के बाद से हल्दी का कितना उपयोग हुआ है ये सभी को पता है, और ये मास्टर स्ट्रोक भी कहा जाएगा, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। रुकिए, अब अश्विनी जी का नंबर आएगा, अश्विनी जी बोलेंगे। रुकिए अश्विनी जी, बोलिए, रुकिए, हल्दी की सबसे बढ़िया प्रजाति, रुकिए, सुन लीजिए, नहीं, रुकिए, हल्दी पे जवाब दे देता हूँ। हल्दी की सबसे बढ़िया प्रजाति अयोध्या के एनडी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, वहाँ के छात्रों का स्टेपन और क्या कहते हैं, इन्होंने वो स्कॉलरशिप रोक दी। अश्विनी जी आप आजाद हैं, बोलिए, छात्रों की। हाँ बोलिए। दीपिका जी देखिए, ये एक घबराहट बताती है, लोगों को किसी को नहीं बोलने देंगे, न प्रस्तोता को और न। देखिए बीआरएस में कांग्रेस में झड़प हो रही थी, ये तस्वीरें पहले भी सामने आई थी, तस्वीरें एक बार फिर से हम दिखा रहे हैं जिन्हें खदेड़ा जा रहा है, और लगातार न्यूज इंडिया इन एक्सक्लूसिव तस्वीरों को आप तक साझा कर रहा है। देखिए लगातार वो हल्दी बोर्ड के गठन का जिक्र किया था। अश्विनी जी जरा जवाब दे दीजिए कि कोविड के बाद हल्दी का कितना ज्यादा जो है प्रचार प्रसार हुआ है। और मैं बताता हूं, हल्दी पर जो हल्दी और नीम का जो पेटेंट था
उसमें हमारे ही कुछ लोगों ने जो है पेटेंट भी कराया था हिंदुस्तान में हल्दी और नीम का, जो अमेरिका करा रहा था। उसका जो प्रयोग जब कोविड आया तो कितना प्रयोग बढ़ा, और आज भी बढ़ा। पहले दादी माँ के नुस्खे में था और अब कोविड के नुस्खे में हो गया। लेकिन इन लोगों ने तो कोविड के उन वैक्सीन का भी विरोध किया जो वैज्ञानिकों का अपमान किया कि नहीं वैक्सीन जो है, बच्चों की वैक्सीन जो है बेच दी गई, बनी ही नहीं थी। कुछ इनके दल के लोगों ने कहा कि भाजपा की वैक्सीन है, लोग घरों से छोड़कर भागने लगे। तो ये लोग उस प्रजाति के हैं, तो इनको किसानों से कोई मतलब नहीं है। चलिए रुद्र प्रताप जी जरा देखिए, विदेशों में भी हल्दी का निर्यात होता है, और यदि हम बात करते हैं, हल्दी जो है एक प्रमुख उत्पादक है, हल्दी का प्रमुख उत्पादक है भारत, और यूं कहें कि उपभोक्ता निर्यातक दोनों। तेलंगाना का जिक्र इसलिए खासतौर पर किया जा रहा है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने खुद हल्दी बोर्ड के गठन का जिक्र कर दिया। कोविड के बाद से किस तरीके से अहमियत बढ़ गई, क्या ये मास्टर स्ट्रोक भी हो सकता है, इसे हम कैसे देखें? देखिए, जो वोकल फॉर वोकल की बात हो रही है उसमें ये सारी चीजें आते हैं कि जो हमारी अपनी स्ट्रेंथ है, जो हमारे प्रोडक्ट हैं, अगर हम उसको अच्छे तरीके से प्रमोट करेंगे तभी तो हमारी पहचान बनेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि हम जा करके टेक्नोलॉजी अमेरिका के एक्सपोर्ट करने वाले हैं। तो सवाल ये है कि जो अपनी चीज़ें हैं जिनको हम लोगों ने भुला दिया था, एक साइड कर दिया था, जैसे अभी अश्विनी जी बता रहे थे कि नीम है, हल्दी है, ये सब हमारे यहाँ के उत्पाद हैं जिसका कितना वैज्ञानिक प्रयोग किया जा सकता है। तो अगर सरकार उसको लेकर के गंभीर है तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इसी से हम आगे बढ़ने वाले हैं। क्योंकि जो हम लोग एक लक्ष्य रख के चल रहे हैं कि हम लोग एक विकसित राष्ट्र बनेंगे, तो उसकी दिशा में ये सारे जो हैं ये कदम हैं। वो देखने में छोटे हो सकते हैं, लेकिन आप भविष्य में देखेंगे, पहले भी जैसे हम अगर पीछे चले जाए तो भी हमारे यहाँ जो विदेशी आक्रामक लोग थे इसलिए आते थे क्योंकि हमारे यहाँ मिर्च थी, मसाले थे, उन्हीं के लिए आते थे। तो वो चीज अगर हमारे उत्पाद हैं और हम उसको अपनी तरीके से प्रेजेंट करेंगे तो ये हमारे लिए अच्छी बात है। रत्नेश जी, आपसे सवाल है, आपने अभी कहा था संविधान के छात्र रहे हैं आप, मैं अर्थशास्त्र की छात्र रही हूँ सर, और मेरे ख्याल से आपको इतना पता होना चाहिए कि जब एमएसपी का गठन होता है तो छात्र का जो राज्य का राजस्व होता है उसको ध्यान में रखते हुए एमएसपी का गठन किया जाता है। अश्विनी जी आपके पास आऊंगी, उनका जवाब हो गया, चीखना चिल्लाना अपनी तरफ है और जवाब अपनी तरफ है। सर, बीजेपी दावा कर रही है 4 एमपी लेकर के, आप 40 सीटों का दावा किन आधार पर कर रहे हैं? अपने सिर्फ फायर ब्रांड नेताओं के बयान के आधार पर कह रहे हैं या आपके पास कोई समीकरण भी है? प्लीज उसको एक्सप्लेन कीजिए। जी, मैं बताता हूं। देखिए, अभी मैंने आपको पहले भी कहा कि हम लोग 7% थे 18 के चुनाव में, 19 के चुनाव में 20% हो गए। 4 एमपी हमारे 19 के चुनाव में जीते। 63 सीटों का वो नॉर्थ तेलंगाना 63 सीटों पर वो रखता है। 30 सीटें केसीआर ने जीता, 11 सीटें इन लोगों ने जीती। ठीक है। उसी में 48 सीटें हम लोगों ने हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के चुनाव में जीता। लेकिन सर, आप जो सीटें हारे हैं उसमें 16-16 हजार का अंतर है सर, वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। और दूसरा सवाल मेरा ये है कि आप 5 साल के अंदर इतनी ज्यादा उम्मीद में कैसे रह सकते हैं कि आपका वोटिंग परसेंटेज 14% से इंक्रीज होकर के डायरेक्ट 40% के करीब पहुंच जाएगा? ये तो बहुत बड़ी बात है सर। कंप्लीट करने दीजिए तो जवाब आपका आ जाएगा। जी बताएं। हमारे 3 जो सांसद हैं, 4 सांसद हैं, उसमें से 3 सांसद चुनाव लड़ रहे हैं और एक लगभग जो है संसदीय क्षेत्र में 4 से 5 विधानसभा क्षेत्र होता ही है। और जो हमारा वोट परसेंट जनता का देख रहे हैं कि एक बीमारी जो है वो दूर करने के लिए दूसरी बीमारी को लाना ठीक नहीं है, यानी कि केसीआर को हटाने के लिए कांग्रेस को लाना ठीक नहीं है। कि प्रधानमंत्री जी वहां की जनता से बात कर चुके हैं। इसलिए हम लोग वहां पर 3 सांसद जो चुनाव लड़ रहे हैं और हम लोग सभी सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। आज इसलिए कहा जा रहा है कि तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी एक निर्णायक भूमिका में अपने चुनाव लड़ रही है। हम नहीं कह रहे हैं, तेलंगाना की जनता कह रही है। तो नॉर्थ तेलंगाना को मैं वही आपसे जानना चाह रही हूँ आपसे, आपने सीट का जिक्र करते हैं तो नॉर्थ तेलंगाना में ये कहते हैं ना कि जहाँ जनता मेहरबान होती है नॉर्थ तेलंगाना में और उसी को ही राज्य का शासन मिलता है, तो नॉर्थ तेलंगाना को कैसे देखते हैं? क्या बीजेपी इसमें कुछ काम कर पाई है? इसको लेकर क्या रणनीति रही आपकी? देखिए, हमने नॉर्थ तेलंगाना की नहीं, हमने पूरे राज्य की बात कर रहे हैं। हम लोगों ने किशन रेड्डी साहब वहां से मंत्री हैं हमारे भारत सरकार में, हमने वहां पर कोशिश किया है कि एक प्रतिनिधित्व दिया जाए वहां का, जबकि हमारी सरकार नहीं थी वहां। इसलिए वहां के विकास में जो माननीय मोदी जी का जो अभी वो बता भी रहे थे कि किस तरीके से संकल्प की गाड़ी आ रही है, तो हमने जो संकल्प लिया है पूरे देश की
माननीय प्रधानमंत्री जी 140 करोड़ भारतीयों की बात करते हैं, इसमें तेलंगाना भी शामिल है। हम वहाँ विकास की बात करते हैं। लेकिन समस्या वही है ना, समस्या वही है कि अभी तक दक्षिण में कुछ हो नहीं पा रहा बीजेपी का। सवाल यही है। हाँ रत्नेश जी बताइए। होगा दीपिका जी। चलिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, उम्मीद पे दुनिया कायम है, होना भी चाहिए। हाँ रत्नेश जी बोलिए। देखिए दीपिका जी, अभी वोकल फॉर लोकल की बात कर रहे थे राजनीतिक विश्लेषक। वोकल फॉर लोकल को कहने से नहीं होता। वोकल फॉर लोकल के लिए आपको वोकल फॉर लोकल को अपनाना पड़ता है। आप मेरे शरीर पर जितने कपड़े हैं, जूते हैं, सब देख लीजिए। मैं जब कोई चीज खरीदने जाता हूँ तो मैं ये देखता हूँ कि सामने वाला जो ब्रांड है वो इंडियन ब्रांड है तो मैं खरीदूंगा, अगर इंडियन ब्रांड नहीं है तो नहीं खरीदूंगा। यहाँ पर जो लोग वोकल फॉर लोकल की बात करते हैं, इनकी शर्ट और इनकी जो पैंट है उसका ब्रांड देख लीजिएगा। अगर वो नहीं, सुन लीजिए, कपड़े हैं। केसीआर इस वक्त मतदान कर रहे हैं, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीर देखिए, तस्वीर सामने आई है। हाँ अब बताइए, वोकल फॉर लोकल। हाँ वो वोकल फॉर लोकल, उनकी घड़ी का ब्रांड देख लीजिएगा। तो ये कांग्रेस क्या करती है? कांग्रेस क्यों नहीं मुद्दा उठाती है? आप एक्स करते रहेंगे। अरे सुनिए, तो अब आ रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ। मेरा जूता जो है कैल्सीटो का इंडियन ब्रांड है। मेरी जीन्स जो है वो इंडियन ब्रांड की है। लेकिन राहुल गांधी जी की टी-शर्ट बड़ी फेमस हुई थी। मैडम प्लीज सुन लीजिए। अब आ जाते हैं कि अभी जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे, टी-शर्ट वाला बता दीजिए। अरे भैया जवाब दे देंगे, वो चश्मे पर भी जवाब देना पड़ेगा आपको। फिर चश्मे पे भी जवाब देना पड़ेगा। कांग्रेस नहीं है सर, आपको ये समझना पड़ेगा। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी इक्वल्स टू कांग्रेस है। रत्नेश मिश्रा इक्वल्स टू कांग्रेस नहीं है सर। नहीं है, क्योंकि रत्नेश मिश्रा उस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। ये गलत क्या ना होगा? रत्नेश मिश्रा उस पार्टी के पार्ट हैं, ये गलत क्या ना हो? क्योंकि आगे चलकर हम भी लीडरशिप में आएंगे। हाँ बिल्कुल। तो हम अगर इस बात को कह रहे हैं तो उसको सीरियसली लीजिए। अब आ जाते हैं, आप बताइए, आज के 4 महीना पहले यूनिवर्सल सिविल कोड का मुद्दा उठा था बहुत तगड़े से। आज से 3 महीने पहले 1 नेशन 1 इलेक्शन का मुद्दा उठा था बहुत तगड़े से। इन मुद्दों पर कितना डेवलपमेंट हुआ? जब आप लोग राजनीति करने के लिए मुद्दे उठा देंगे, राजनीति करने के लिए मुद्दे उठा देंगे, आप उस पर कोई काम नहीं करेंगे। आप सुनिए, अब मैं आपके बीच में बोलूं तो दर्द होता है। हम सिर्फ ये बोल रहे हैं, फिर आपको दर्द होता है। रत्नेश जी आप बात कर रहे हैं, बात पूरी करिए और सुन लीजिए। चलिए रत्नेश जी, समय का मैडम कंप्लीट हो जाने समय का अभाव है, चर्चा को मुझे विराम देना होगा, हमारे पास वक्त इतना ही था। वोकल फॉर लोकल पहन के दिखाइए, वापस आएंगे। अश्विनी करके दिखाइए, कोई बोल के नहीं दिखाना है। प्रताप जी आपका बहुत बहुत 3 लाख का चश्मा पहन के तब कहेंगे वोकल फॉर लोकल। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे इस डिबेट में शामिल होने के लिए। तो तेलंगाना किसका होगा, हालांकि 3 तारीख को डिसाइड हो जाएगा, लेकिन अभी भी मतदान की जो प्रक्रिया चल रही है इस पे हम बारीक नजर रखे हुए हैं, पल पल की अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का। न्यूज इंडिया की आपसे एक ही अपील है, घरों से निकलिए, वोट कास्ट कीजिए, क्योंकि उंगली पर लगी स्याही आपका नहीं, आपके क्षेत्र का विकास तब्दील कर देगी।